हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आयुष कोचिया और आज हम बात करेंगे हीट एंड मास ट्रांसफर के क्विक रिवीजन का पार्ट 1 है और इसमें हम कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम रेडिएशन और मास ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे। तो हीट एंड मास ट्रांसफर, इसमें हमारा हीट ट्रांसफर किसके थ्रू होता है? टोटल 3 मोड के थ्रू होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन होता है किसी भी मीडियम के थ्रू होता है। मीडियम में कैसे होता है? या तो फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स के कारण होता है या लेटिस वाइब्रेशन के कारण होता है। जो मॉलिक्यूलर एटम का अरेंजमेंट होता है, एटम का अरेंजमेंट किस टाइप से होता है? 2 टाइप से लेटिस का अरेंजमेंट हो सकता है, या तो स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होगा या एमोर्फस होगा। अगर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा तो लेटिस वाइब्रेशनल एनर्जी ज्यादा होगी, जिसके कारण हमारा कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू भी हीट ट्रांसफर होता है। हमारा जो डायमंड होता है, डायमंड के अंदर कैसा स्ट्रक्चर है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। दो ये मेटेलिक नहीं है, नॉन मेटेलिक है, फिर भी हीरे की डायमंड में जो कंडक्शन होता है वो ज्यादा होता है। फिर कंडक्शन के लिए मीडियम चाहिए, या तो गैस मीडियम, लिक्विड मीडियम या सॉलिड मीडियम। अब सॉलिड मीडियम रहेगा तो सॉलिड मीडियम में फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी होता है और लेटेस्ट मूवमेंट भी होता है, लेटेस्ट वाइब्रेशन एनर्जी भी रहती है। लिक्विड के अंदर भी हीट ट्रांसफर होता है, गैस के अंदर भी हीट ट्रांसफर होता है। अब गैस और लिक्विड, इनके अंदर जो हीट ट्रांसफर होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। गैस के अंदर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। गैस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है वो बढ़ जाएंगे। तो जो गैस का टेम्परेचर के साथ कंडक्शन होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन गैस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता है। अगर हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्शन हमारी क्या हो जाएगी? कंडक्शन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर ज्यादा हो जाता है। जब लेटेस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी या मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर ज्यादा हो जाता है तो कंडक्शन इंक्रीज हो जाता है। फिर जो कंडक्शन जिस प्रॉपर्टी के थ्रू होता है उस प्रॉपर्टीज को हम थर्मल कंडक्टिविटी के बोलते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी के कई सारी चीजों पर डिपेंड करती है। मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है बेसिकली। सॉलिड के अंदर जो हीट ट्रांसफर होता है वो हीट ट्रांसफर का फार्मूला Q बराबर में -K dt/dx होता है। dt/dx क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर ग्रेडियंट अलोंग द सरफेस। अगर इस सरफेस के अलोंग में हीट ट्रांसफर हो रहा है तो इस सरफेस में जितना भी हीट ग्रेडियंट है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है, वो dt/dx। एरिया जिस सरफेस के थ्रू जिस सरफेस के परपेंडिकुलर में हीट ट्रांसफर हो रहा है वो एरिया। और के क्या है हमारा? के हमारा मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम की बात करती है, लेकिन हीट ट्रांसफर इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले जो भी प्रोसेस होती है, कैसे हो रही है, वो हमारा हीट ट्रांसफर में बात की जाती है उसमें। ठीक है। अब हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं जो हमारा कार्टेशियन इक्वेशन है। अगर हमारा 3 डायमेंशनल हीट ट्रांसफर हो रहा है, सपोज दैट एक हमारी 3D बॉल है जिसके थ्रू हर डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है और उसके अंदर हीट जनरेशन भी हो रहा है, प्लस उसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट भी है जो टाइम के साथ में टेम्परेचर ग्रेडियंट है, तो k d2/d2t/dx2 प्लस q डॉट बराबर रो cp dt/dt। अब अगर हमें इसी वाले फार्मूले से वाला फार्मूला निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? अगर हमारा इस सरफेस के अंदर कोई भी हीट जनरेशन नहीं हो रहा तो ये 0 हो जाएगा। बाय डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, केवल एक ही डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रहा है, एक्स डायरेक्शन है, तो केवल यही वाला चीज बचेगा। और टेम्परेचर के साथ में, टाइम के साथ में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, मींस कंटिन्यूअस हमारे स्टेडी स्टेट में हीट वही फ्लो कर रहा है। तो हमारा क्या होगा? k d2t/k बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में फाइनली ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो आर थर्मल है। आर थर्मल क्या है? बेसिकली हमें जब हम हीट ट्रांसफर के कंडक्शन के फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं तो उस फॉर्मूले को इजी बनाने के लिए हम इसको कंपेयर करते हैं किससे? V बराबर में IR। जो हमारा वोल्टेज फ्लो करता है उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो V क्या हो रहा है? वोल्टेज डिफरेंस के कारण करंट जनरेट हो रहा है। वोल्टेज डिफरेंस के कारण करंट जनरेट हो रहा है। ऐसे ही यहां पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो कर रहा है। ठीक है। और हीट फ्लो कर रहा है तो क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट आना चाहिए, उसको हम आर थर्मल बोल दे रहे हैं, है ना। वो हमारा क्या होता है? थर्मल रेजिस्टेंस हो गया किसी भी बॉडी का। तो क्या हो जाएगा? थर्मल रेजिस्टेंस आर थर्मल बराबर L/K। अगर ये हमारी बॉडी है तो उसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/K। ये किसके लिए हो गया? ये हो गया हमारा अगर एक नॉर्मल, अगर हमारी वॉल टाइप का है ना, सिलेंड्रिकल नहीं है ना। अगर हम इसको पैरेलल मान लें, क्यूब टाइप का मान लें, दोनों वॉल्स जो है वो पैरेलल में है। ठीक है। उनकी वॉल में कोई भी डिफरेंस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यही हमारी सिलेंडर है,
सिलेंडर में क्या है, सरफेस कैसी है, सिलेंड्रिकल है, उसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो सिलेंड्रिकल के लिए ln r2/r1/2/kl, जो इंटरनल रेडियस है वो और जो आउटर रेडियस है वो r2/r1/2/kl। अगर सपोज दैट ये हमारा सिलेंडर होता, अगर हमारा ये इंटरनल सरफेस है या एक्सटर्नल सरफेस है और यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो जो हमारा हीट ट्रांसफर सरफेसेस है, अभी हीट ट्रांसफर के लिए सरफेस कितनी है, इतना एरिया है, लेकिन फिर सरफेस एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर हमारा सरफेस एरिया चेंज हो रहा है और सिलेंड्रिकल सरफेस है तो हमारा फार्मूला ये हो जाता है। लेकिन अगर हमारा सरफेस एरिया थ्रू आउट द हीट ट्रांसफर रीजन अगर सेम है, सपोज हमारी जो वॉल है वो क्यूबिकल है या सिलेंड्रिकल है, क्यूबिकल है या फिर एक पैरेललोग्राम टाइप का है, तो यहाँ पर जो सरफेस है इस एरिया में वही सरफेस यहाँ पर है, तो हम क्या लेते हैं, एक कांस्टेंट एरिया ए लेते हैं जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन सिलेंडर में क्या हो रहा है, रेडियस हमारी चेंज होती जा रही है और रेडियस के चेंज होने पे जो हमारा एरिया है वो चेंज होता जा रहा है। इसलिए इसका जो फार्मूला होता है R थर्मल ln r2/r1/2/kl और सिलेंडर के लिए होता है 1/4πk 1/r1 - 1/r2। ठीक है, अब आगे तो हमारा हो गया कार्टेशियन इक्वेशन। अगर हमारा जो भी 3 डायमेंशनल के लिए अगर सिलेंड्रिकल होगा तो 3 डायमेंशनल के लिए क्या हो जाएगा, del स्क्वायर t by del r स्क्वायर 1/r del t by del r 1/r स्क्वायर del स्क्वायर t by del phi स्क्वायर। तो अभी अगर हम इसमें देखें, अगर इस फार्मूले में अगर हम सिलेंडर को ऐसा बना करके देखें, ठीक है, सिलेंडर को हम ऐसा बना करके देखें तो इसमें क्या है, 3 डायरेक्शन है x y z। हमारी z डायरेक्शन तो हमारी कैसी है, z डायरेक्शन कांस्टेंट है, लेकिन x और y को हमने रेडियस और एंगल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो रेडियस और एंगल में कन्वर्ट कर दिया तो x और y ऐसे में आ गया, z का z वही रहा, बाकी फार्मूला हमारा इतना वही है, डेल स्क्वायर टी बाई, इतना फार्मूला हमारा यही है, लेकिन बस जो x और y का है उसकी जगह हमने क्या ले लिया, रेडियस और एंगल ले लिया। तो डेल स्क्वायर टी बाई डेल आर स्क्वायर 1/r del t by del r 1/r स्क्वायर del स्क्वायर t by del phi स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, अगर हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस है जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्रिटिकल इंसुलेशन की, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। ये क्या होता है, अगर हमारे सिलेंड्रिकल सरफेस से हीट ट्रांसफर हो रहा है तो क्या होगा, अभी इस सिलेंड्रिकल सरफेस से हो रहा है हीट ट्रांसफर तो क्या हो रहा है, एरिया हमारा चेंज होता जा रहा है बार बार। लेकिन इस कंडीशन में अगर हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस नहीं है, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, कांस्टेंट है, तो उसमें क्या एरिया चेंज ही नहीं हो रहा है, तो हीट ट्रांसफर हमारा कांस्टेंट रहता है उसमें। ठीक है, सरफेस हीट ट्रांसफर एरिया कांस्टेंट रहता है, लेकिन इसमें हीट ट्रांसफर एरिया कांस्टेंट है क्या, नहीं है। अब अगर इसके ऊपर हम इंसुलेशन लगाते जाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा। अगर हम यहाँ पर इंसुलेशन लगाएंगे इस सरफेस के ऊपर तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर तो ऐसा नहीं, लेकिन अगर सिलेंड्रिकल सरफेस में लगाएंगे तो सिलेंड्रिकल सरफेस में इंसुलेशन लगाने पे हमारा एरिया बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर हमारा पैरेलल सरफेस है तो इसके ऊपर कितना भी इंसुलेशन लगा दें, उसका जो एरिया रहेगा जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या आती है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन आ जाती है। मींस हमें कितनी रेडियस तक इंसुलेशन लगाना है जिससे हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट ट्रांसफर हो पाए। अब ये जरूरी क्यों होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल वायर रहते हैं इनके अंदर नॉर्मली हीट जनरेशन होता है। क्यों होता है हीट जनरेशन, अब सपोज दैट ओवरहेड जो हमारे वायर हैं, जो ओवरहेड वायर है जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है और हाई करंट फ्लो कर रहा है इनके अंदर, तो आई स्क्वायर आर हीट जनरेशन होगा। क्यों, अगर इतना हीट जनरेशन हो रहा है तो इस हीट जनरेशन को हमें बाहर एग्जॉस्ट भी करना है। अगर हम इस हीट जनरेटेड को अगर हम एग्जॉस्ट नहीं कर पाएंगे तो होगा क्या, वायर क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा, हीट होगा, और हीट होने के साथ साथ में क्या होगा, एक तो करंट कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी इसकी, साथ साथ में इसकी गर्म होने से जो इंसुलेशन होगा वो भी डैमेज होगा, और साथ साथ में ये मेटल पिघल भी सकता है ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो। ठीक है, तो इसलिए क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन होता है जिसके थ्रू हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट ट्रांसफर हो पाए। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं क्रिटिकल रेडियस का, ये हमारा रेडियस है, जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा हीट ट्रांसफर बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन एक रेडियस आने पे हमारा यहाँ पे मैक्सिमम हीट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इससे ज्यादा जाएंगे हम तो हमारा रेडियस फिर कितना भी इंसुलेशन लगाते जाए वो व्यर्थ है, हमारा हीट ट्रांसफर बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन आता है। अगर हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस है तो सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन KYH है, और सिलेंड्रिकल के अलावा अगर स्फेरिकल रहेगा तो वो 2KYH हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन है। नेक्स्ट आते हैं हम फिन पर। फिन पर आते हैं, फिन के थ्रू जो हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है। फिन क्या होती है, फिन होती है एक्सटेंडेड सरफेस जो मेटेलिक पार्ट से निकाल दी जाती है जिससे कि हमारा हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाए। जो हमने देखा हुआ है, जैसे जो हमारे इंजन रहते हैं, इंजन के ऊपर फैंस लगा दी जाती हैं। जो हमारा एसी है, घरों में एसी के ऊपर जो कूलिंग कॉइल लगी होती है, कूलिंग कॉइल में भी हमारी क्या लगी होती है, कूलिंग कॉइल में भी एयर फैंस लगा देते हैं। जो हमारा फ्रिज है, फ्रिज में भी फैंस लगी होती हैं। तो हमारी जो फैंस होती हैं वो सिलेंड्रिकल हो सकती हैं या पैरेलल हो सकती हैं या परपेंडिकुलर हो सकती हैं। परपेंडिकुलर टू सरफेस होती ही होती है,
लेकिन वो सिलेंड्रिकल हो सकती हैं, सर्कुलर हो सकती हैं, या किसी भी और दूसरे शेप की हो सकती हैं, कॉनिकल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो जो फिन होती हैं, फिन क्या है, फिन हमारे 3 टाइप की कंडीशन में लेकर के चल रहे हैं। अगर हमारी ये सरफेस है, इसके थ्रू हमने फिन लगा दिया, एक्सटेंड कर दिया, तो अब फिन में हमारा जो क्रिटिकल पैरामीटर रहता है वो एक ही है, वो क्या है, एम। वो क्या है, एम। एम क्या होता है, एक क्रिटिकल पैरामीटर है फिन के लिए। एम। एच क्या है, जो बाहर का जो भी हमारा मीडियम है, जो भी गैस है, जो भी फ्लूइड है, उसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एच हो गया। पी पैरामीटर। पेरीमीटर क्या होता है, जो भी फिन का जो भी पेरीमीटर हो रहा है, वो फिन का पेरीमीटर, मान लिया फिन की लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, तो हमारी क्या हो गया, फिन की पेरीमीटर हो गया। के क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी किसकी है, फिन की थर्मल कंडक्टिविटी। और एरिया, जिसके थ्रू फिन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, तो ये एम जो है एक इंपोर्टेंट टर्म्स हो जाता है जब हमारा हीट ट्रांसफर फिन के थ्रू होता है। ठीक है, अब हमारी 3 कंडीशन आती है। फिन इनफाइनाइटली लॉन्ग है, फिन टिप इंसुलेटेड है, और फिन फाइनाइटली लेंथ है और इसका टिप इंसुलेटेड नहीं है। तो अगर हमारा फिन इनफाइनाइटली लॉन्ग रहेगा तो हीट ट्रांसफर √hp के थीटा नॉट रहता है। ठीक है, अब थीटा नॉट क्या आता है, थीटा नॉट होता है इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस जो एक्सटर्नल का, जो आउटसाइड का टेम्परेचर डिफरेंस है, आउटसाइड का टेम्परेचर है वो, और जो मेटल का सरफेस का टेम्परेचर है वो, इन दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, थीटा 0 या थीटा नॉट बोलते हैं उसको। तो Q बराबर जो टोटल हीट ट्रांसफर होगा, Q बराबर में थीटा नॉट √hp के। ये हमारा फार्मूला हर कहीं रहेगा। ये अगर टिप इंसुलेटेड है उसमें भी यही फार्मूला है, फिन इनफाइनाइटली लॉन्ग है और टिप नॉट इंसुलेटेड है उसमें भी यही फार्मूला है। लेकिन डिफरेंस कहां आ गया, केवल 10 हाइपर ml का आंसर आ गया। 10 हाइपर ml यहां पर जोड़ दिया, 10 हाइपर ml से यहां पे जोड़ दिया। अब अगर हम L को, लेंथ अगर हमारी बहुत ज्यादा रहेगी तो 10 हाइपर mlc की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो इसलिए यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इसलिए आंसर क्या आ जाता है, Q बराबर में √hp के 10 हाइपर ml। सिंपल। अगर ml की वैल्यू 3 हो जाती है या 3 से ज्यादा हो जाती है तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। देखो 10 हाइपर 3 की वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब अगर हमारी फिन फाइनाइटली लेंथ है, टिप नॉट इंसुलेटेड है, तो जो हम LC लेते हैं, है ना, इक्विवेलेंट लेंथ, है ना, या करेक्टेड लेंथ लेते हैं, यहाँ पर तो ml है, एक्चुअल लेंथ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर LC लेते हैं, करेक्टेड लेंथ बराबर क्या होता है, L + t/2 हो जाता है। जो भी थिकनेस है टिप का, फिन का जो भी थिकनेस है उसका हाफ हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो हमारी क्या हो जाती है, करेक्टेड लेंथ हो जाती है। ये तो हमारा हीट ट्रांसफर का फार्मूला होगा। लेकिन अगर हमें टेम्परेचर निकालना है किसी भी पॉइंट पर, अगर हमें यहाँ से x डिस्टेंस पे अगर हमें टेम्परेचर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला होता है थीटा बराबर में थीटा नॉट e की पावर माइनस mx। e की पावर माइनस mx, m की वैल्यू √hp के थीटा के। ठीक है, फिर अगर हमें फिन टिप इंसुलेटेड उस कंडीशन में निकालनी है तो थीटा बराबर में किसी भी कंडीशन पे जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है वो बराबर में थीटा नॉट 10 cos हाइपर m l माइनस x अपॉन cos हाइपर ml। बस cos हाइपर आ जाएगा जब टेम्परेचर डिफरेंस की बात करेंगे, और जब हम हीट ट्रांसफर की बात करेंगे तो 10 हाइपर ml आ जाएगा। और ml की वैल्यू 3 से ज्यादा होगी, मींस फिन बहुत ज्यादा लंबी है, फिन बहुत ज्यादा लंबी है, तो क्या हो जाएगा, थीटा नॉट √hp के 10 हाइपर ml ही रहेगा। ठीक है, फिर अगर हम फिन फाइनाइटली लेंथ है और टिप नॉट इंसुलेटेड है तो जो L है उस L की जगह केवल LC आ जाएगा, करेक्टेड लेंथ आ जाएगा। और जो करेक्टेड लेंथ बराबर में क्या होता है, करेक्टेड लेंथ बराबर में जो भी हमारी एक्चुअल लेंथ है वो प्लस t/2 जितनी भी फिन की थिकनेस है वो। ठीक है, तो ये तो अभी क्या हो गया हमारा हीट ट्रांसफर के लिए फिन्स के थ्रू जो हो रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिन की इफिशियंसी की। फिन इफिशियंसी की बात कर लेते हैं और फिन इफेक्टिवनेस की। दोनों ही टर्म हमारे यूज होते हैं इसमें, इफिशियंसी भी यूज होती है और इफेक्टिवनेस भी यूज होती है। इफेक्टिवनेस का सिंपल सा अगर हम टर्म को समझें, इफेक्टिव कितना इफेक्टिव है, अगर फिन लगाने से कुछ इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सिंपल मतलब विदाउट फिन कितना था और विद फिन कितना हो गया, वही है इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस क्या होगा, विद फिन कितनी हीट ट्रांसफर हो रहा है, हमने फिन लगा दी उसकी हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, और क्यू विदाउट फिन, अगर हम फिन ही नहीं लगाते तब कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, इफेक्टिवनेस कहलाएगा। इसका रेशियो होता है 10 हाइपर ml अपॉन √HA अपॉन K। अब क्यू विद फिन, अगर हमारी जो भी कंडीशन रहेगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम हीट ट्रांसफर का फार्मूला लिख देंगे। विदाउट फिन में हमारा जो भी एरिया के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हम कैलकुलेट करके लिख देंगे। ठीक है, अब आती है एफिशिएंसी की बात। एफिशिएंसी क्या बोलता है, एफिशिएंसी का बोलना है कितना फिन इफेक्टिव है। हमने फिन तो लगा दी लेकिन फिन की एफिशिएंसी कितनी है, फिन की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, जब थ्रू आउट द फिन टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस थीटा नॉट ही है। लेकिन हम जो फार्मूला निकाले ना, थीटा बराबर थीटा नॉट 10 हाइपर e की पावर माइनस mx, ये क्या है, यहाँ से जैसे एक्स डिस्टेंस में बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कितना हो रहा है ना। एक्चुअली में क्या होगा, यहाँ से हीट थोड़ा कंडक्ट करेगा
थोड़ा कन्वेक्शन से हीट लॉस होगा तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन इसका बोलना है कि हमारा अगर थ्रू आउट द फिन टेम्परेचर सेम है तब कितना मैक्सिमम पॉसिबल फिन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है वो, और जो हम फार्मूले के थ्रू हीट ट्रांसफर निकाल रहे हैं वो। तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा हमारा, जो हमारा इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा हमारा, इफिशियंसी ऑफ फिन। इसकी वैल्यू कितनी होती है, tan हाइपर ml अपॉन ml। ठीक है, ये तो हमारे इफेक्टिवनेस की बात हो गई, इफिशियंसी की बात हो गई, फिन की बात कर ली हमने, टेम्परेचर की बात कर ली, फिन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसकी बात कर ली हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिएंट कंडक्शन हीट ट्रांसफर। ट्रांजिएंट कंडक्शन हीट ट्रांसफर मतलब ट्रांजिएंट मींस टाइम के साथ हम खेल रहे हैं, टाइम के साथ खेल रहे हैं मींस टाइम के साथ में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जैसे एक डेड बॉडी है, अगर मैं हूं और या कोई भी इंसान है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री। अब सपोज वो रसिया में कहीं और है, वहां पे एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री 10 डिग्री। अब वहां पे अगर कोई हमारे अंदर तो मेटाबॉलिज्म चल रहा है जिससे हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, लेकिन अगर कोई डेड बॉडी वहां पर है तो क्या होगा, धीरे धीरे बॉडी क्या करेगी, हीट लूज करेगी। हम भी हीट लूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है जिसके कारण हमें अंदर हीट जनरेशन हो रही है और टेम्परेचर मेंटेन है हमारा। ठीक है, अब अगर कोई डेड बॉडी रहती है, डेड बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे डाउन होगा, टाइम के साथ डाउन होगा, क्योंकि वो ट्रांसफर को एटमॉस्फेयर में हीट लूज करेगी। तो इसलिए वो क्या होगा, ट्रांजिएंट कंडीशन हो जाएगी। तो ट्रांजिएंट कंडक्शन हीट ट्रांसफर, ट्रांजिएंट कंडक्शन के लिए क्या होता है, बायोट नंबर। बायोट नंबर और नशेल्ट नंबर दोनों भाई भाई है। बायोट नंबर सॉलिड के लिए है, नशेल्ट नंबर गैसेस के लिए है। बायोट नंबर क्या बोलता है, बायोट नंबर का बोलना है HL/K सॉलिड। के सॉलिड, सॉलिड के लिए भैया बायो का पहले बोलना है हम सॉलिड है, हम सॉलिड है, नशेल्ट नहीं है। ठीक है, और एल क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है। लेंथ क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बराबर वॉल्यूम अपॉन एरिया, है ना, जो भी कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है HL/K। बायोट नंबर की वैल्यू अगर 0.1 से लेस हो रही है तो हम उसको में ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर लगाते हैं, या लम्प्ड हीट ट्रांसफर बोलते हैं उसको। लम्प्ड हीट ट्रांसफर की कंडीशन आ जाएगी उसमें। और अगर लम्प्ड हीट ट्रांसफर उसमें फार्मूला लगता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, थीटा बराबर में थीटा नॉट e की पावर -t/τ। ठीक है, टाइम कितने टाइम के बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा। सपोज ये रॉड है मेरे पास में, ये मेटलिक रॉड है, इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस तक हमने हीट कर दिया। अब इसको हमने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया। अब हमने इसका बायोट नंबर निकाला। सबसे पहले बायोट नंबर फाइंड किया, इसका बायोट नंबर 0.1 से लेस देन है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फिर हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, थीटा बराबर थीटा नॉट e की पावर -t/τ। यहाँ पे 500 डिग्री है, बाहर 27 डिग्री है, तो हम दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, थीटा नॉट, जो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस है। अब कितने टाइम के बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा, टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट टाउ बराबर क्या होता है, ρV Cp/Ha। ठीक है, ρV Cp/Ha। ρV Cp क्या हो गया, हीट कैपेसिटी, और क्या होगा ये कन्वेक्शन के थ्रू जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो। ठीक है, T/τ कितने टाइम में कितना टेम्परेचर होगा, हमें निकालना है 5 मिनट बाद कितना टेम्परेचर होगा इसका, वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो थीटा बराबर थीटा नॉट e की पावर -t/τ। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम हीट एक्सचेंजर की। ठीक है, अब हीट एक्सचेंजर क्या होते हैं, हीट एक्सचेंजर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम हीट का एक्सचेंज करते हैं। और एक हमारे पास में हॉट फ्लूइड रहता है, एक कोल्ड फ्लूइड रहता है। तो हॉट फ्लूइड की एनर्जी का यूज करके हम कोल्ड फ्लूइड को हीट करते हैं। यहाँ पे हमारी डिजायरेबिलिटी दो टाइप की हो सकती है, या तो हमें कोल्ड फ्लूइड को गर्म करना हो सकता है, ठीक है, या फिर हमें हॉट फ्लूइड को ठंडा करना हो सकता है। दोनों ही हमारे कोई भी पर्पज हो सकता है, या दोनों ही पर्पज हो सकते हैं। ठीक है, तो हीट एक्सचेंजर हमारे पास में क्या रहेगा, एक कोल्ड फ्लूइड रहेगा, एक हॉट फ्लूइड रहेगा। और हमारा जो हीट ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, M/C में डेल्टी। ठीक है, MC क्या है, मास, C कैपेसिटी होती है हीट ट्रांसफर। ठीक है, अब हीट कैपेसिटी CC कोल्ड फ्लूइड की, CH और कोल्ड फ्लूइड की और हॉट फ्लूइड की। तो MCCC MH CH। हॉट फ्लूइड का जो मास है वो, और जो उसकी हीट कैपेसिटी है ना कोल्ड फ्लूइड की वो, और MH/CH। इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड होगा। इन दोनों में से कोई एक मिनिमम होगा, कोई मैक्सिमम होगा। C मिनिमम, और इन दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होगी दोनों की मल्टीप्लाई की, वो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, C मिनिमम होगी। इसकी जरूरत कहां पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है NTU में। NTU क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट। ये क्या है, हीट ट्रांसफर या हीट एक्सचेंजर की एक मेथड है जिसके थ्रू हमें कैलकुलेशन करना होता है कि हमें कितना हीट एक्सचेंजर का एरिया लगेगा एक सफिशिएंट डिजाइन के लिए। सपोज दैट हमारा एसी है, अब एसी के पीछे हमने कंडेंसर लगा के रखा हुआ है, उस कंडेंसर में हमें हीट लॉस करना है, तो हमें कितनी कॉइल लगानी पड़ेगी, कितनी फिन्स लगानी पड़ेगी, वो सभी कैसे पता चलेगा, वो सभी इसी से पता चलता है कितना हमारा हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो हीट एक्सचेंजर होता है NTU बराबर क्या होता है, UA/C मिनिमम। UA/C मिनिमम। C मिनिमम हमने दो निकाल दिया, कोल्ड फ्लूइड का भी निकाल दिया
और हॉट फ्लूइड का निकाल दिया। इन दोनों में से जिसकी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू जो कम होगी वो हमारी सी मिनिमम होगी, मींस इसका वैल्यू सी मिनिमम कम है। ठीक है, अपन हीट कैपेसिटी रेशियो होता है, कैपेसिटी रेशियो सीआर बराबर में क्या होता है, सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम। ठीक है, वो क्या होता है, सीआर होता है, यू एनटीयू बराबर यूए बाई सी मिनिमम होता है। अब हमारी इफेक्टिवनेस की वैल्यू हो जाती है, हीट एक्सचेंजर के जो इफेक्टिवनेस होता है वो क्या होता है, क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू मैक्सिमम। जो एक्चुअल में हीट ट्रांसफर हो रहा है वो अपन जो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर हो सकता है। मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कैसे हो सकता है, अब हमारे पास में दो फ्लूइड है, ये है हमारे पास में, अगर हमारा हीट एक्सचेंजर है और इसके थ्रू हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये हमारा हॉट फ्लूइड है, ये हमारा कोल्ड फ्लूइड है। तो अब इसका इसका MHCH होगा, ठीक है, और इसका MCCC होगा। तो जो अगर मान लिया इसका टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टी है, इसका टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टी है, तो किसका डेल्टी, अगर MCCC की वैल्यू क्या है, सी मिनिमम है, इसकी वैल्यू कम है, तो क्या होगा, अगर दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जितना हॉट फ्लूइड ने हीट लूज किया होगा उतना ही कोल्ड फ्लूइड ने हीट गेन किया होगा, तो दोनों में जो भी हीट होगी वो आपस में बराबर होगी। तो क्या होगा, डेल टी क्या होगा, इसका ज्यादा से ज्यादा होगा। इसका कितना ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है, कितना हो सकता है, जितना हॉट फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर है उतना मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका टेम्परेचर जा सकता है, और जितना कोल्ड फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर है उतना इसका मिनिमम टेम्परेचर कितना है इसका, TCI है, जितना कोल्ड फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर है। और मैक्सिमम टेम्परेचर कहां तक जा सकता है, जहां तक हॉट फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर है। तो जो T मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, THI माइनस TCI। तो इसलिए Q मैक्सिमम कितना होगा, Q मैक्सिमम कितना हो सकता है, हॉट फ्लूइड जो इनलेट हॉट फ्लूइड है, कोल्ड फ्लूइड जो है वो हॉट फ्लूइड के इनलेट टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर अटेन कर ले, तो क्या होगा, Q मैक्सिमम बराबर क्या होगा, C मिनिमम इनटू में THI जो हॉट फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर है माइनस TCI जो कोल्ड फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर है, यही होगा Q मैक्सिमम। तो इसलिए इफेक्टिवनेस बराबर में हीट एक्सचेंजर बराबर Q एक्चुअल अपॉन Q मैक्सिमम होता है। अब अगर हमारे पास में जो हीट एक्सचेंजर होते हैं वो कई टाइप के हो सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हो सकते हैं, है ना, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हो सकते हैं। अब इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप कैसे, जैसे हमारा रिक्यूपरेटर हो गया, रीजनरेटर हो गया, इनके अंदर क्या होता है, हीट मैट्रिक्स होता है जिसके थ्रू हम पहले हॉट फ्लूइड से डायरेक्ट कोल्ड फ्लूइड को हीट नहीं करते हैं। सबसे पहले हम एक हीट मैट्रिक्स रहता है जिसके अंदर हीटिंग एलिमेंट्स रहते हैं, हॉट फ्लूइड से हम पहले हीटिंग एलिमेंट को हीट करते हैं, जब वो गर्म हो जाते हैं, सफिशिएंटली गर्म हो जाते हैं, फिर उसके थ्रू हम कोल्ड फ्लूइड को ले जाते हैं। जब वो हीटिंग एलिमेंट हीट हो जाते हैं तो फिर हम कोल्ड फ्लूइड को उसमें से निकालते हैं। तो जो हीटिंग एलिमेंट की हीट है फिर कोल्ड फ्लूइड में जाती है, जिससे कोल्ड फ्लूइड हमारा क्या हो जाता है, फिर हीट हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा हीट ट्रांसफर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रीजनरेटिव टाइप हीट ट्रांसफर या रिक्यूपरेटिव टाइप। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप हमारे तीन टाइप हो सकते हैं, या तो क्रॉस फ्लो हो सकता है, काउंटर फ्लो हो सकता है, या पैरेलल फ्लो हो सकता है। ठीक है, और एक और हो सकता है जो डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को मींस हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड आपस में मिल जा रहे हैं, मिक्स हो जा रहे हैं और फिर हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। ठीक है, अब ये तो हमने एनटीयू की बात कर ली। एनटीयू बराबर क्या होता है, यूए बाई सी मिनिमम होता है, और कैपेसिटी रेशियो सीसी होता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर एलएमटीडी की बात करें, एलएमटीडी क्या होता है, एलएमटीडी एक ऐसा लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस होता है। एलएमटीडी लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ये क्या बताता है, ये बेसिकली इसको हम थीटा एम से डिनोट करते हैं या थीटा बना देते हैं। इसका एलएमटीडी बराबर होता है डेल टी आई अप माइनस डेल टी ई एल एन डेल टी आई अपॉन डेल टी। अब ये होता क्या है और कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एक बार हम बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास में काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है तो होगा क्या, काउंटर फ्लो में हमारा हॉट फ्लूइड अगर ऐसे एंट्री कर रहा है तो कोल्ड फ्लूइड ऐसे एंट्री करेगा, तो क्या हो गया, टी एच का इनलेट हो गया, ए टी एच का एग्जिट हो गया, ए टी सी का एग्जिट हो गया, ए टी सी का इनलेट हो गया। सी क्या है, कोल्ड फ्लूइड, ये कोल्ड फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर हो गया। ठीक है, ये कोल्ड फ्लूइड का एग्जिट टेम्परेचर हो गया, ये हॉट फ्लूइड का एग्जिट हो गया, ये हॉट फ्लूइड का इनलेट हो गया। ठीक है, अब ऊपर नीचे होगा, मतलब जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया हूं। ठीक है, तो यहाँ पर इनलेट में जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है, ये डेल टी हो गया, ये एग्जिट में मान लिया ये डेल टी ई है। ठीक है, तो डेल टी आई ए है और डेल टी ई ए है। ठीक है, तो यही है डेल टी आई माइनस डेल टी ई और डेल एल एन डेल टी आई अपॉन डेल टी। ठीक है, ठीक है, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। फिर अब हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस की, पैरेलल फ्लो में इफेक्टिवनेस और काउंटर फ्लो में इफेक्टिवनेस। तो जो हमारा पैरेलल फ्लो में इफेक्टिवनेस आती है, इफेक्टिवनेस पैरेलल फ्लो की 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 प्लस सी एनटीयू अपॉन 1 प्लस सी, ये क्या होगा पैरेलल फ्लो के लिए। और यही काउंटर फ्लो के लिए क्या हो जाता है, 1 माइनस सी 1 माइनस ई 1 माइनस ई, यहाँ पर दोनों सेम है,
की पावर माइनस, इसकी भी पावर माइनस, 1 माइनस सी हो गया, यहाँ 1 प्लस सी है। तो पैरेलल फ्लो में 1 प्लस सी आ जाता है और काउंटर फ्लो में 1 माइनस सी आ जाता है। यहाँ पर एनटीयू है, यहाँ पर भी एनटीयू आ गया, ठीक है। अपॉन में क्या है, 1 प्लस सी है, यहाँ पर क्या है 1 माइनस, यहाँ पर 1 माइनस सी है, यहाँ पर भी 1 माइनस सी है। इसकी बस यहाँ पर एक और टर्म एक्स्ट्रा आ जाता है, ई की पावर माइनस 1 माइनस सी एनटीयू। बस मीन्स अगर हम पैरेलल और काउंटर फ्लो दोनों के फार्मूले की इफेक्टिवनेस देखें तो हमारे पास में जो पैरेलल फ्लो की इफेक्टिवनेस है वो कितना है, 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 प्लस के सी एनटीयू अपॉन 1 प्लस के सी, यही है। और अगर हम काउंटर फ्लो की इफेक्टिवनेस देखें तो काउंटर फ्लो की 1 माइनस ई की पावर माइनस, ये बिल्कुल फार्मूला वही है, माइनस 1, अब यहाँ 1 प्लस सी है, यहाँ पर 1 माइनस सी एनटीयू है, एनटीयू लिख दिया, क्लियर। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अपॉन यहाँ 1 प्लस सी है, यहाँ पर भी आ जाएगा 1 माइनस सी, 1 माइनस सी, फिर ई की पावर, ये पूरा फार्मूला ई की पावर माइनस 1 माइनस सी एनटीयू, बस 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 एनटीयू। ये क्या हो गया, काउंटर फ्लो की इफेक्टिवनेस हो गई, एक पैरेलल फ्लो की इफेक्टिवनेस हो गई, ठीक है। अब काउंटर फ्लो और पैरेलल फ्लो, अगर हमारा दोनों फ्लूइड में से एक फ्लूइड जो है वो कंडेंसिंग है या एवेपोरेटिंग है, तो कंडेंसिंग में होता क्या है, कंडेंसिंग में एक फ्लूइड का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द कंडेंसेशन। लेटेंट हीट क्या करेगा, लूज करेगा, और लेटेंट हीट में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो अगर कंडेंसिंग या एवेपोरेटिंग है तो उस कंडीशन में क्या होगा, पैरेलल फ्लो की इफेक्टिवनेस बराबर में ई की पावर माइनस एनटीयू हो जाएगा, और काउंटर फ्लो की भी इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 एनटीयू। मींस दोनों की जो इफेक्टिवनेस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस ई की पावर माइनस एनटीयू, माइनस एनटीयू। अब ये ऐसा हो क्यों जाएगा, क्योंकि एक फ्लूइड क्या है हमारा, एक फ्लूइड की हीट कैपेसिटी, अब टेम्परेचर डिफरेंस तो होगा नहीं लेकिन फिर भी हीट ट्रांसफर होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस 0 है, क्यू बराबर में mc डेल टी, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस। अब एक फ्लूइड का तो, एक फ्लूइड में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो तो कुछ हो नहीं रहा है, ये तो हो नहीं रहा है, तो हो गया 8 0 हो जाएगा, तो mc की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट के आसपास आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो वो होगा नहीं, तो अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1 माइनस ई की पावर माइनस एनटीयू, ठीक है। तो हमारा पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो दोनों के लिए सेम है, लेकिन अगर हमारा हीट कैपेसिटी दोनों का बराबर है, मींस सी सी जो हीट कैपेसिटी रेशियो है सी आर वो क्या होता है, सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम। सी मिनिमम और सी मैक्सिमम दोनों की वैल्यू सेम है, मींस दोनों ही फ्लूइड सेम है, दोनों ही अगर वाटर है, दोनों ही सेम है, तो क्या होगा, सीसी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे हम अगर वैल्यू 1 रखें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस सीसी बराबर 1 रखें तो क्या हो जाएगा, सी आर बराबर 1 माइनस ई की पावर 1 प्लस 1 2 एनटीयू अपॉन 2, ये हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा काउंटर फ्लो के लिए, ये हमारा हो जाएगा पैरेलल फ्लो के लिए, 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 एनटीयू अपॉन 2, ये हमारा किसके लिए हो गया, ये हमारा हो गया पैरेलल फ्लो के लिए, ठीक है। अगर हम काउंटर फ्लो के लिए कैलकुलेट करेंगे तो काउंटर फ्लो के लिए क्या हो जाएगा, एनटीयू अपॉन 1 प्लस के एनटीयू, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूरा का पूरा हीट एक्सचेंजर के लिए बता दिया हमने, कंडक्शन बता दिया, ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन बता दिया, और फिर के थ्रू जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो बता दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम कन्वेक्शन के लिए बात करेंगे, रेडिएशन के लिए बात करेंगे, और जो हमारा मास ट्रांसफर से रिलेटेड छोटे छोटे जो चीजें हमारे लिए जरूरी है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो होप अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।